किस टाइप का पेपर एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न का पेपर आपका इस बार का बोर्ड का होगा और इसी टाइप से बोर्ड का पेपर आपके पास आता है। सबसे पहले हिंदी में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, हर क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। तो दे आर द सम जनरल इंस्ट्रक्शन। 2 सेट्स में आपको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर डिवाइडेड है क्वेश्चन में 1 to 10, दैट इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 मार्कर्स एंड 18 to 27 इंडियन इकोनॉमिक्स, एंड देन 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम मैक्रो एंड फ्रॉम आईईडी, and 4 markers 3 questions from macro and 3 questions from IED, and 2 questions of 6 marks each from both the sections। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके सामने हैं। नोटबुक ओपन करके रखेंगे बिकॉज बोर्ड के पेपर का लेवल, अभी तक हमने जितने पेपर्स किए हैं सैम्पल पेपर्स किए हैं, तो आई थिंक सो अगर आपको बोर्ड के पेपर का लेवल देखना है कि बोर्ड का पेपर का लेवल क्या आता है, मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि सर ये इजी होता है, तो एक बार देखेंगे बच्चे आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। आई थिंक सो मैक्सिमम पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, चैप्टर वाइज भी रिवीजन हो चुकी है, तो इसलिए आज मैंने बोर्ड का पेपर ही ओपन किया है। स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, ये मुझे अटेंडेंस सेंड जरूर कर देना। अटेंडेंस कौन सेंड कर रहा है बेटा? सर मैं कर दूं? हाँ सौमिल, लेकिन ऐसा बच्चा करे बेटा जो डेली क्लास अटेंड करता है। सौमिल तू भी डेली क्लास अटेंड नहीं करता। मनीष, मनीष, सान्या नारंग, मैंने लैपटॉप से कर रखी है इसलिए। सान्या नारंग आप कर सकते हो। नेहा यादव? यस सर, मेरे में लॉन्ग स्क्रीनशॉट नहीं होता। नेहा आपके पास हो जाता है बेटा? नो सर, पार्ट्स में भेज दूं मैं आपको? किसका हो जाता है? नहीं पार्ट्स में मैं कर दूं? मैं भेज दूंगा। अंकुर कर देगा। चलो गरिमा या अंकुर में से कोई भी कर दो। ऐसा बच्चा जो डेली क्लास अटेंड करता है। रीजन क्या है बेटा? अब आपको पता है अभी तक आपके इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल नहीं हुआ, और अगर ये इंटरनल हाथ में चला गया, अगर सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया कि इंटरनली मार्क्स लगा सकते हैं, तो जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं मैं उनके मार्क्स जरूर डिडक्ट करूंगा, और जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं डेली उनके फुल जाएंगे। तो इतने बच्चों को हमने फुल देने, और जितने अटेंड कर रहे हैं उनको मिल जाएंगे। जो अटेंड नहीं कर रहे, मैं इसलिए ग्रुप में मैसेज भी नहीं भेज रहा अटेंड करना है या नहीं करना, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि बोर्ड के पेपर पोस्टपोन हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एट लास्ट उन्हीं को लॉस दिखेगा इसमें। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैट बॉक्स में आप आंसर करते रहेंगे, और जो क्वेश्चन ना समझ आए मुझे साथ साथ बताएंगे, ठीक है? उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको अभी। यस गरिमा कर दे बेटा आप, या अंकुर, आप दोनों में से कोई भी कर दो, कि दोनों ही क्लास अटेंड करते हो डेली। यस, क्वेश्चन नंबर 1 ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा था बच्चों को बेटा लास्ट ईयर। नोटबुक ओपन करके रखेंगे, साथ साथ आंसर लिखेंगे। डैश डेफिसिट्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन्स। डैश डेफिसिट includes interest payments by the government on the past loans। past loans। जल्दी से आंसर देंगे। नेहा, सुजल ने आंसर दे दिया। अक्षित बेटा फिस्कल क्यों, प्राइमरी क्यों नहीं? वेरी गुड बेटा, प्राइमरी तो हम माइनस ही कर देते हैं, तो रेवेन्यू क्यों नहीं? अक्षित रेवेन्यू क्यों नहीं बेटा? तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, ये वाला ना क्वेश्चन नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन बंद कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। कर दो बेटा, एक बार बंद करो स्क्रीन। यस सर। यस सर। याद हो गया ये वाला? चलो बेटा न्यू टेक्नोलॉजी से आज देखेंगे। ओके, तो डेफिसिट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बजटरी डेफिसिट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बताना बेटा एक बार, बजटरी डेफिसिट के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला बजटरी डेफिसिट कौन सा होता है? प्राइमरी फिजिकल रेवेन्यू फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, यही होता है। फॉर्मूला बताओ बेटा रेवेन्यू डेफिसिट का। revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue expenditure minus revenue receipt. So first deficit is revenue deficit, and the formula of revenue deficit is, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यही है। सेकंड बताओ, सेकंड वन इज
फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला बताएंगे बेटा फिस्कल डेफिसिट का? द फॉर्मूला Total expenditure माइनस टोटल रिसिप्ट्स। excluding borrowings. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, समथिंग यही होगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया अभी क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में बच्चों को आंसर लगता है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बताएंगे बेटा? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस आईपी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स। यही है बेटा। अब क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स इज इंक्लूडेड, किसमें इंक्लूड होता है? क्या वो प्राइमरी डेफिसिट में इंक्लूड होता है बेटा? नो नो, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो आपने माइनस कर दिया। आप देख सकते हो, क्या आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया? इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट तो किसी हाल में आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ऑप्शन बचते हैं आपके पास। मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। लास्ट ईयर 20% बच्चों ने आंसर लिखा बेटा रेवेन्यू डेफिसिट, और 80% बच्चे जो मेरे से पढ़ते थे, मुझे नहीं पता बाकी हुआ क्या था, 80% बच्चों ने आपके स्कूल के ही आंसर लिखा था फिस्कल डेफिसिट। बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर आपके हिसाब से, पहला क्वेश्चन ही ट्रिकी आ गया था, सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैंने कहा बेटा देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके अंदर असेट्स और लायबिलिटीज पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, और इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ये है या नहीं है बेटा? यस सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद अपना एक बहुत बड़ा हेड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्लूड होता है। तो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट है वो टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्लूड हो जाएगा। यस सर। तो हमें एक्सपेक्टेड था कि सीबीएसई दोनों आंसर देगी। जैसी पेपर हुआ, न्यूज़पेपर में अगले दिन आ गया कि एक क्वेश्चन ट्रिकी था, और सीबीएसई ने थोड़ा सा अनाउंसमेंट, जैसे र्यूमर्स आप सुनते हो, कि सीबीएसई ने कहा कि हम दोनों आंसर ठीक करेंगे, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट का पार्ट है, ये भी इंटरेस्ट का पार्ट है। लेकिन लास्ट में जब आंसर आया कि क्या आंसर होना चाहिए था, तो सीबीएसई ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट इसका आंसर होना चाहिए था, रेवेन्यू नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में जो आंसर आया था बेटा, वो फिस्कल डेफिसिट आया था, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं आया। बात समझ आ गई? जस्टिफिकेशन क्लियर है पूरी आपको? Yes, sir. नेक्स्ट सर ये इंटरेस्ट पेमेंट सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट में आएगा उसके। में आती हैं, लेकिन जब आप कंट्री का डेफिसिट निकालते हो तो फिस्कल डेफिसिट पे मेजर फोकस होता है बेटा, और फिस्कल डेफिसिट के अंदर भी वो इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले सीबीएसई ने यही बोला था कि हम दोनों को ठीक कर देंगे, लेकिन एट लास्ट जब मार्किंग स्कीम आई अगले दिन, तो उस मार्किंग स्कीम में आंसर सिर्फ एक ही आया था, फिस्कल डेफिसिट। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ओके सर। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सो आप दे दोगे, चैट बॉक्स में ही देना है बेटा। इन्वेंट्री क्या है? एक स्टॉक वेरिएबल है, ट्रू और फॉल्स? इन्वेंट्री, आपको रीजन नहीं बताना, रीजन वैसे बता दोगे तो अच्छा ही है। यस बेटा, आंसर इज ट्रू। ये ट्रू है। क्यों है बेटा ये एक स्टॉक वेरिएबल? क्यों है इन्वेंट्री? आप सिंपल लिखोगे, बिकॉज इट इज मेजर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में डैश। सोच के आंसर देना ऑप्शन। टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। ठीक है, हाँ, ये होगा। आंसर दो। ठीक है बेटा, आंसर इज बी। सबको क्लियर है? आंसर बी। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा हिंदी में है, अभी आ जाओ अपना इंग्लिश। इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिया बेटा आंसर जो है वो चैट बॉक्स में देना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? एडी इज इक्वल टू एस, क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट में एडी एस की इक्वल हो सकता है? यस हो सकता है। वेरी गुड सिसोदिया, बिल्कुल ठीक बताया बेटा। पढ़ लो, आप खुद आंसर पता चल जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर बड़ा इजी आता है अगर आप ध्यान से रीड करो।
सुजल ठीक है, ऋषभ सिसोदिया का ठीक है आंसर, अंकुर ठीक है बेटा, दिया ठीक है, वेरी गुड। जल्दी, जो सब बच्चों का आंसर नहीं आया अभी, नेहा अक्षय ठीक है। नेहा क्या आंसर होगा बेटा, बताओ एक बार। सर इसका आंसर डी होगा, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली इज नॉट ट्रू। ठीक है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज ट्रू नहीं है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में होता है, समझ आ गया? क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, इनमें से कौन सी फैक्टर पेमेंट नहीं है? बड़ा सिंपल है ये भी। ठीक है, दो बच्चों का आंसर आ गया, तीन का आ गया। सूचल बता बेटा। सर स्कॉलरशिप तो ट्रांसफर होती है ना। स्कॉलरशिप, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, स्कॉलरशिप ट्रांसफर नेचर की होती है, फैक्टर नेचर की नहीं होती। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 6, यस सर। state whether the following statement is true or false. Margin requirement is raised by the central bank to increase money supply. बस आपको ट्रू फॉल्स बताना है, उसका रीजन नहीं बताना। आंसर इज फॉल्स। सेंट्रल बैंक जो है वो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाता है तो बेटा मनी सप्लाई फॉल हो जाती है। समझ आ गया सबको क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 करो एक बार। 7 का आंसर बताओ। एमपीएस दिया हुआ है और इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखी है, देन द फाइनल चेंज इन इनकम विल बी। चेंज का मतलब हो गया डेल्टा आई गिवन है, डेल्टा वाई निकालना है। क्वेश्चन देख लिया बेटा सबने? एमपीएस कितना है? 0.25, डेल्टा आई 250 और डेल्टा वाई निकालना। ठीक है सूजन? ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है, एक बार मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे। चलो, के का पहला फॉर्मूला बताओ बेटा, के का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है इस क्वेश्चन के लिए? 1 अपॉन एमपीएस। 1 अपॉन क्वेश्चन 6 था, कौन सा था? 7। 7 के का फर्स्ट फॉर्मूला बताओ बेटा। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस। 1 अपॉन में एमपीएस। एमपीएस की वैल्यू कितनी गिवन है? के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस इज 0.25। यस। दैट मींस के इज इक्वल टू कितने टाइम्स आ जाएगा? 4 टाइम्स। के 4 टाइम्स आ गया। नाउ द फॉर्मूला ऑफ के इज, के का फॉर्मूला क्या है बेटा? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अपॉन डेल्टा आई। के है आपके पास 4 टाइम्स, डेल्टा वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। डेल्टा आई कितना गिवन था? 250। 250। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इज इक्वल टू रुपीज 1000 करोड़। यही आ रहा आंसर, चेक कर लो। यस सर। यस सर। ऑप्शन में 1000 है या नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, रफ में भी करके देख सकते थे और नॉर्मल पेपर पे भी। आंसर इज 1000। ठीक है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 8, मुझे जब बच्चों ने दिखाया मुझे तो बड़ा इजी लगा, लेकिन कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन भी हल्का सा ट्रिकी लगा था। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे आप इजीली आंसर कर सकते हो। उसने बोला है कंबाइंड फैक्टर इनकम, वेरी गुड दिया। कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फैक्टर्स इनकम कंपोनेंट इज नोन एज, वेरी गुड अक्षय। आपको पता है बेटा इनकम, अच्छा ये फैक्टर इनकम का मतलब आप समझ गए, ये इनकम मेथड है। ठीक है अनुष्का, आपका भी ये इनकम मेथड है। अब इनकम मेथड का एक बार फॉर्मूला बोलना बेटा, क्या होता है? COE plus OS plus MI। के इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट सबको पता है, सीओई, ओएस और एमआई। अब इन तीनों में से ध्यान से सुनना, इन तीनों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया, मतलब जिसके कंपोनेंट्स नहीं होते? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। सीओई सुजल बताएगा। सुजल सीओई के कुछ पार्ट्स बता बेटा। सॉरी सर मैं गलत। अभी तो तेरे से पूछा, तूने गलत लिखा है। सीओई में सिक्योरिटी, समझ गए? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, डिफाइन द टर्म पब्लिक गुड्स। कौन बताएगा पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन? लिखो एक बार डेफिनेशन लिख लो पब्लिक गुड्स की, जल्दी से नोटबुक ओपन करो। पब्लिक गुड्स आर गुड्स एंड सर्विसेज
public goods are goods and services which cannot be provided by the market mechanism, which cannot be provided by the market mechanism, that is by exchange between individual consumers and producers, that is by exchange between individual consumers and producers. For example, roads, national defense, etc. Roads, national defense, etc. सर रिपीट कर दो. पूरा बेटा. प्रोवाइडेड बाय क्या दो? Provided by the market mechanism, provided by the market mechanism, that is by exchange between individual consumer and producer, individual consumer and producer. For example, roads, national defense, etc. Clear? चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे. रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट क्या बनता है मिलके? वेरी गुड मनीष. आर्जव ठीक है बेटा, वेरी गुड. ठीक है, सबका ठीक है. आंसर क्या आएगा बेटा? अनम्यूट करके बताओ. ऑपरेटिंग सर. अच्छा, आपको लग रहा है कि ये पेपर नॉर्मल है? ठीक है, आता है इसमें से कुछ ना कुछ तो, वैसे तो सब कुछ ही आना चाहिए. इससे नॉर्मली लग रहा था. यस सर. क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट सॉल्व करके बताओ क्या सर आंसर. ये 10th जो है हाँ, सर, इसमें ऑपरेटिंग सब सॉरी, इसमें रॉयल्टी भी नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए. टाइम जीरो होती है और वो रेंट का ही पार्ट है. अगर रेंट दे रखा है तो रॉयल्टी नहीं भी है तो कोई बात. ओके सर. हाँ जी, अब मुझे ये बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट का आंसर कैलकुलेट करके बताओ क्या है. नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और प्राइस इंडेक्स गिवन है, रियल निकालना है. करके दिखाओ या हो जाएगा. $500. ठीक है, आंसर इज 500. क्लियर हुआ बेटा सबको? फॉर्मूला क्या लगाओगे आप इस केस में? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू 100. हो जाएगा? यस. यस सर. अरे नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा 11. यस, 11 को छोड़ो, पहले 12 करो. न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी निकालना आपको. करो, एक बार सॉल्व करो एनडीपी एट एफसी. सिंपल क्वेश्चन है बहुत. जिसका होता जाए चैट बॉक्स में आंसर करते जाना. चलो, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सेंड कर दिया है. यस बेटा, आंसर इज 4400. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. फिगर नजर आ रही होगी, एक बार बताना एक फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, केटी गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्फ्लेशनरी. समझ आ गया सबको? इन्फ्लेशनरी गैप कैसे बेटा? मेरे को तो हाँ जी, क्लियर है. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे पहले. सर एक बार फिर से फिगर दिखाना. दिखा. ये देखो, केटी का गैप. ठीक है दिया? करो बेटे. सर हाँ दिया, बता बेटा. ये गलत सा नहीं लग रहा?
बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है। ये लो, इन्वेस्टमेंट एडी का पहले था सी प्लस आई, नया एडी बन गया सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये आपका गैप हो गया, और ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे अब देखो जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, ओके सर। ठीक है ना सर जी। सर आप बता रहे थे एक बार एक बैच में मतलब क्वेश्चन ऐसा गलत भी आ गया था उसमें गैप वाला। वो इससे पहले वाले बैच के अंदर था, लास्ट टू लास्ट ईयर फिगर गलत बनी आई थी, तो उसमें आंसर दोनों दे दिए थे, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशन। 16 का फर्स्ट पार्ट करो बेटा एक बार, सेकंड पार्ट बताना एक बार क्या है। सेकंड पार्ट, डिस्कस द वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। 16 का और पार्ट बताना बेटा, आंसर क्या है, समझ आ रहा है 16 का और पार्ट। एक्सेस डिमांड। हाँ, ये एक्सेस डिमांड नहीं है बच्चे, ये आपका मार्केट मैकेनिज्म लिखा है ना, तो ये एडीएस अप्रोच का फर्स्ट पार्ट है, नीचे एसआई अप्रोच है। एक एक पार्ट बताना है, जब एडी ग्रेटर होगा, और सेकंड वाले में जब सेविंग ज्यादा होगा। एक्सेस जब आप वर्ड बोल देते हो ना, तो फिर वो इन्फ्लेशनरी नेचर का हो जाता है दिया, ठीक है सर इसमें क्या बताएंगे? बेटा। ये वो है एडीएस अप्रोच है, एडीएस अप्रोच का फर्स्ट पार्ट नहीं है, एडीएस ग्रेटर देन एएस। अच्छा ओके सर। बस एडीएस अप्रोच का ए पार्ट है, वो एसआई अप्रोच है। पूरी ओके पूरी सर। नहीं बतानी, खाली ये पॉइंट बताना। करो क्वेश्चन नंबर 16 करो बेटा। जल्दी करेंगे बेटा। यस बेटा, इनकम इज 300, सेविंग आ रहा है 100, एंड एमपीसी निकाल लो। 300, 100 एंड लास्ट पार्ट कर लो। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, देख लो बोर्ड में, एडीएस के जो तुम न्यूमेरिकल छोड़ देते हो। 2+2+2 का क्वेश्चन है। 2 टाइम आ रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लायर पूछे क्वेश्चन में? हाँ सर, थर्ड इन्वेस्टमेंट पार्ट। मल्टीप्लायर। अच्छा, थर्ड पार्ट है, 2 टाइम्स आ रहे, ठीक है। इजी है बेटा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। यस सर 300, 100 2 टाइम्स। सबका हो गया या करके दिखाऊंगा एक बार? सर हो गया। हो गया सर। करने की जरूरत तो नहीं है। देख लो बेटा, ईडीएस का 6 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन है लास्ट ईयर के बोर्ड में, और इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे जो नेशनल इनकम का था, वो 3 मार्क्स का आया, ठीक है। नेशनल इनकम का लास्ट ईयर 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया था, तो आपके में आने के चांसेस होंगे। चलो एक बार आओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 18 पे 1 मार्कर एक बार आईईडी के कंप्लीट करेंगे, और 3 मार्कर और 4 मार्कर कल की क्लास में करेंगे। चलो बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। जीएलएफ विद रिस्पेक्ट टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रेफर टू एज। सबको पता है ये तो? बताओ एक बार। ग्रेटली ग्रेटली फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अक्षित, अक्षित अनम्यूट करियो। अक्षित, जल्दबाजी पे तुझे बोर्ड में नंबर कम आए ना, फिर देख लियो तू, फिर जल्दबाजी बनाओ। ध्यान से करा था क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना बेटा, गैट जब एस्टेब्लिश हुआ था, पहली बात तो गैट 1923 में एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था, और 48 मेंबर्स नहीं थे उसके। 48 मेंबर्स नहीं थे। 45 में एस्टेब्लिश हुआ था विद 23 मेंबर्स, ठीक है। सबको क्लियर है ये 19? यस सर। यस सर नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे।
Which of the following countries initiated its India. process of economic reforms in? सबको क्लियर है ये इजी क्वेश्चन? Yes. Yes. चलो नेक्स्ट. पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज, अरे तू आंसर अंश बोल मत, बाकी सबको भी देने दे. चैट बॉक्स में लिखो आंसर. Okay, sir. पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डैश इंडस्ट्री. कौन से इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आया था? बस 2 बच्चों ने भेजा बेटा. हाँ चलो वेरी गुड. आंसर क्या बेटा? चलो अब अनम्यूट करके बताएंगे. Domestic. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following is not used as the strategy for sustainable development? Very good दिया. ठीक है सबका. सान्या जी कर लो अनम्यूट. Yes, sir. हाँ जी बच्चा बताओ. बायोगैस तो मेरे ख्याल से सही चीज है अगर आप उसको यूज करते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. सर थर्मल होगा शायद. हाँ जी थर्मल होगा इसका आंसर. हाँ जी. ठीक है अंश क्लियर है? सर लेकिन बायोगैस जो होती है वो तो बुरी होती है एनवायरनमेंट के लिए. बुरी नहीं होती एनवायरनमेंट के लिए. रिसोर्सेज तो बचते हैं कम से कम. अगर किसी भी चीज का अप्रोप्रिएट यूज करो बुरा कुछ भी नहीं है. लेकिन थर्मल से ज्यादा पोल्यूशन होता है. ओके सर. चलो नेक्स्ट आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 23. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन डैश. ऑब्वियस है पाक में. पाकिस्तान. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. डैश इज वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. रेलवेज. रेलवेज. ट्रांसपोर्ट नहीं लिखना अंश, रेलवेज लिखना है. इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज. क्लियर है? यस सर. क्वेश्चन नंबर 25 हो गया. नहीं 24 हो गया. 25. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. HDI में इंडिया की रैंक 180th है. 180. फॉल्स. क्या है बेटा रैंक? कल ही बढ़ा है हमने. 133. 130 मतलब अगर हम डेटा टू डेटा चेंज करें 131 है करंट. 131 है. कुछ बुक्स में 130 दे रखा है लेकिन 180 नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. If a construction site manager hires 2 workers on daily basis, तो बेटा वो फॉर्मल सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है? चैट बॉक्स. ठीक है ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है. सिसोदिया जी ये बताओ फॉर्मल कब होता है ये? जब मोर देन 10 वर्कर्स होते. समझ आ गया? नेक्स्ट. Greater proportion of women's worker are found in dash as comparatively to component of Indian workforce. किस एरिया में वुमेन वर्कर ज्यादा होती हैं बेटा? अर्बन में या रूरल में? सर डाउट है. एक मिनट कोई बात नहीं. पहले बाकी बच्चों को आंसर. इसी क्वेश्चन में डाउट है? सर इससे पहले वाला. अच्छा कोई बात नहीं. एक मिनट. हाँ जी पहले 27 का आंसर दो. आंसर इज रूरल में वुमेन वर्कर ज्यादा हैं अर्बन से. हाँ बेटा बता दिया. सर अगर 10 वर्कर्स हायर कर रहे हैं पर वेज बेसिस पे तो तब भी फॉर्मल है. हाँ बच्चे नहीं तब भी फॉर्मल नहीं माना जाएगा, इनफॉर्मल ही माना जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे. ओके सर. हाँ जी 27 क्लियर हो गया सबको? रूरल है आंसर. हाँ जी यस और नो? यस क्लियर पेपर अभी तक जितना करवाया है? इजी था तो नहीं है लग रहा है बेटा? कुछ आता है इकोनॉमिक्स में? Yes, sir. सर इसी में ही आता है थोड़ा थोड़ा बस. बाकी तो निकल गए दिमाग से इतने टाइम में. चलो ये बाकी क्वेश्चंस भी इजी हैं. नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे. मैं पेपर अभी सेंड नहीं करूंगा आपको. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पेपर. ओके ठीक है बेटा. सर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिसिंग फिगर्स वाले जो क्वेश्चन है एक बार सर वो करवा देना. नेक्स्ट क्लास में करना. ओके सर. चलो बेटा लीव कर सकते हैं.